अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग और बहुत बहुत ईद मुबारक आप तमाम लोगों को। आफ्टर सो लॉन्ग अकबर, एक महीने के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। खैर मेरी तो मुलाकात सारी ट्रांसमिशन में होती रही थी, लेकिन आप न्यूज़ में ज़रा बिजी रहते थे, तो इस वजह से वैसे ईद मुबारक सबसे पहले आप विश करते हैं सबको। ईद मुबारक बहुत बहुत आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। रोजे कैसे गुजरे आपके? मुझे भी ईद मुबारक कहते हैं। जी आपको भी ईद मुबारक। आप सब में आ गई हैं। बहुत शुक्रिया, मेरे रोजे बहुत अच्छे गुजरे माशाल्लाह। एक तो मौसम भी बहुत अच्छा रहा है थ्रू एंड थ्रू अच्छा रहा है, लेकिन बीच में 2-4 दिन ऐसे आते थे कि आपको बताते थे रोजे कि हाँ मैं भी हूँ, परेशान नहीं हूँ, मैं भी हूँ, यहीं पर मौजूद हूँ। लेकिन ये है कि रोजे का मकसद जो मैं अक्सर अपनी सही ट्रांसमिशन में भी करती थी कि आपकी डिटॉक्सिफिकेशन होता है कम्प्लीटली, कि आपकी बॉडी डिटॉक्सीफाई हो जाए। उसके साथ साथ जिन लोगों के पास वसाइल नहीं होते, खाने पीने की चीज़ें पूरी नहीं होती, वो कैसा महसूस करते हैं, तो उसका भी एहसास होना बड़ा ज़रूरी होता है। और वो जो मैं कहता हूँ कि साथ साथ थोड़ी रूह भी डिटॉक्सिफाई हो जाए तो जिस तो उसकी बिल्कुल आप फिजिकली और स्पिरिचुअली दोनों तरह से आपका डिटॉक्सिफाई होना जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहरहाल इनाम जो इसके आखिर में मिलता है वो ईद की सूरत में मिलता है, तो हमने कहा ज़रा वापसी की जाए। 1 महीना हो गया अपने नाज़रीन से इस तरह से मुलाकात नहीं हुई है अपने शो के ज़रिए, तो ईद की ट्रांसमिशन से बेहतर और क्या हो सकता है? बेहतरीन, ज़बरदस्त। तो आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो बड़ा मज़ा आएगा आज, क्योंकि नाज़रीन हमारे साथ हमने थोड़ा मज़ा पहले ले लिया है। ओह यस एब्सोल्युटली, लेकिन वो साथ अब इनके साथ भी शेयर करना है कि हमने वो क्या, और अब हम बात किसकी कर रहे हैं। हम आपकी आज मुलाकात करवाएंगे 2 छोटी सिंगर्स हैं। फिजा बतूल हैं, बारीना नदीम है। बहुत छोटी उम्रें हैं, इतनी खुशलहान है, खुशनवा है और इतनी मेलोडियस है। इसके अलावा जो दीगर शोबा ज़िंदगी के लोग हैं वो किस तरह से अपनी ईद मनाते हैं, चाहे उनका ताल्लुक पॉलिटिक्स से हो, चाहे वो डॉक्टर हों या इसके साथ साथ खेलों के मैदान से हों, तो उनसे भी हमें अपनी नाज़रीन की मुलाकात करवाती है। लेकिन आगाज़ हम थोड़ा सा मौसीक़ाना कर देते हैं। क्या ख्याल है? पहले ज़रा फिजा बतूल हमारे साथ हैं। वेलकम फिजा, ईद मुबारक। मुबारक आपको भी मुबारक। ओह थैंक यू वेरी मच। अच्छा भाई ये बताओ कि ईद पे क्या वैसे आमतौर पे क्या रूटीन क्या रहती है? आज अभी तो सुबह आप यहाँ पे आ गई हो, घर जाके फिर क्या आगे रूटीन होगी? पहले तो यानी ईद तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी गुजरती थी, मगर अब तो जिस तरह कोविड चल रहा है ना, तो अब इतनी अच्छी नहीं गुजरती। पहले ईदी भी कलेक्ट होती थी, बहुत ज़्यादा वगैरह वो भी नहीं होती। और जिस तरह मैंने देखी मेहंदी भी नहीं लगाई हुई, पहले मेहंदी भी लगाती थी, बैंगल्स खरीदती थी, और अब पहले तो नहीं शॉपिंग भी करती थी मैं सही तरीके से ना। बस अभी थोड़ी देर और बोली ना इस तरह से तो मैंने रोना शुरू कर दिया। ये इतनी माशाल्लाह से क्यूट लग रही है, और उसके एक्सप्रेशंस आपने देखे हैं अकबर कैसे चेंज हो रहे हैं। सिंगिंग नहीं, आप एक्टिंग भी कर सकती हो। अच्छा मेहंदी तो आप लगा सकते हो ना, तो मेहंदी क्यों नहीं लगाई? शॉप ही सारी बंद है। हाँ शॉप सारी बंद हो गई थी। अच्छा जब कोविड से पहले ईद होती थी तो कैसे गुजरती थी आपकी? पहले की तो ईद काफ़ी ज़्यादा अच्छी गुजरती थी, ईदी भी सही कलेक्ट होती थी। ईदी कैसे मांगती थी? ये रुला देगी आयशा तो। अच्छा ईदी कैसे कलेक्ट करती थी? हम लोग जैसे कभी ईदी मांगे ना तो जानबूझ के ना बड़ों के सामने जाके अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम, आप जाके गाना सुनाती होगी या आप भी सलाम करती हो ऐसे? नहीं, पहले जब जिस तरह मैं अब अपनी फुफ्फो के घर जाती हूँ, तायाबू के घर जाती हूँ, किसी के घर भी जाती हूँ ना, यानी पहले मैं बैठती हूँ ना आके, तो जब मैं सबसे अस्सलाम वालेकुम करती हूँ तो पहले ईदी दे देती, मैं तो कहती भी नहीं, वो दे देते। कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा बरीना भी हमारे साथ है, ईदी होता है। इधर भी जरा ओपिनियन लेते हैं। एग्जैक्टली। वेलकम टू द शो बरीना, क्या हाल है बेटा? ठीक, आप कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा आपकी ईद अच्छी गुजरी या आपको भी यही लगता है कि पहले बहुत अच्छी होती थी, अब उतनी अच्छी नहीं है? मुझे भी यही लगता है, पहले ईद वगैरह ज़्यादा कलेक्ट हो जाती थी, मेहंदी भी लगती थी, मतलब चांद रात को मेहंदी लगाने जाते थे, चूड़ियाँ पहनते थे, तो इस दफ़ा नहीं है। नहीं बेटा, वैसे मैं खुद सोच रहा था ऐसा कि नया दौर है, जदीद तकाजे, जदीद मतलब एक नए से नए आप तरीके ढूंढते हैं, तो फेसबुक पे ही विश कर दिया करो बड़ों को और कोई मैसेज कर दिया करो। करते हैं व्हाट्सएप वगैरह पे, कर देते हैं फ़ोन वगैरह पे। अब तो किसी को ऑनलाइन ट्रांसफर डिजिटल डिजिटली ईदी भी ट्रांसफर होनी चाहिए। उनको जरा ये आइडिया देना कि आप परेशान ना हो, ऑनलाइन ट्रांसफर कर दें हमारी ईदी, हमें याद है। बट वो फ़ोन वगैरह पे अब विश कर देते, किसी को घर भी तो नहीं ना बुला सकते कोविड की वजह से। क्या बात है, कितनी अच्छी बात है, कितनी जिम्मेदारी का मुजाहरा है। सही बात है। अम्मा अब्बा से ईदी लेते हो या फिर वो भी कहते हैं कि चलो अब सब नहीं आ रहे तो आप रहने दो, क्या करना है? उनसे तो लेनी पड़ती है, लेनी पड़ती है ना। चलो अब मेरे ख्याल से कुछ सुन ना लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बरीना से आगाज करते हैं। बरीना क्या सुनाओगे? ऐसा सुना दो कि ना कुछ अच्छा सा। मैडम नूरजहां का जदो होली जी लेने में। ओके। हाय वे हाय जदो होली जी लेने मेरा ना, जदो होली जी लेने मेरा ना,
मैं था मर जानिया है, मैं था मर जानिया हाय वे हाय जदों होली जई लैने मेरा ना सोहणीए तू कूक मेरी सुन कदी हुक वे सुन कदी हुक वे मेरे नाले हो जया करना सलूक वे जिंदड़ी मालूक एडी कुट के ना फड़ मेरी बा मैं था मर जानिया है, मैं था मर जानिया हाय वे हाय जदों होली जई लैने मेरा ना हाय हाय बस कर दे बरीना हाय। ये जो अदाएं हैं ना ओ हो मेरे ख्याल से वो पहले बातों से रुलाने की कोशिश कर रही थी, ये गाने से रुलाने की कोशिश कर रही है। हम खुशियां बांटने के लिए आए हैं, आप हमें रुलाने के लिए आए हैं। लेकिन क्या खूबसूरत गाया बच्चे, क्या बात है, जबरदस्त, क्या सुर है और क्या कंट्रोल है वो। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है। और आपने वो जो अदाएं देखी छोटी छोटी जो होती हैं, हमें जी दोनों आपने वैसे सही गेज किया था। ये दोनों दे कुड बी वेरी गुड एक्टर्स एज वेल। बिल्कुल ऐसे ही है, एक्ट्रेसेस बहुत अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं। बहरहाल चलें आप जरा पता चलेगा, जरा थोड़े से बड़े हो जाएं कि आगे जाके क्या करते हैं। बहरहाल ये दोनों बच्चियां तो हमारे साथ मौजूद हैं और गाहे बगाहे हम इनसे सुनते रहेंगे कुछ ना कुछ, लेकिन कुछ दीगर शख्सियात भी हमारे साथ मौजूद होंगी। अकबर, उनसे भी मुलाकात करवानी है। तो ज़रा सियासी मैदान का रुख कर लेते हैं और सियासी शख्सियत जो बड़ी ही वाइब्रेंट पर्सनैलिटी की मालिक हैं और जिनका काम है हुकूमत का दिफा करना और उनका दबंग अंदाज जो है, ना सिर्फ बोलना, उनकी ड्रेसिंग पे भी बात होती है, उनके मेकअप पे भी बात की जाती है, वो उनकी बातों पे बात की जाती है, वो जो बात करती हैं वो फिर कमाल। वो कई दिन जो है वो ज़बानें ज़्यादा आम रहती है, सोशल मीडिया पे लोग बात करते रहते हैं और फिर उस पर बहस शुरू हो जाती है, अच्छे तरीके से बुरे तरीके से अलग बात, लेकिन कमाल के जुमले और चुटकुले होते हैं उनके। हमारे साथ डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा मौजूद होंगी। वासिफ महमूद हमारे नुमाइंदे जो हैं वो उनके साथ मौजूद हैं, तो उनसे ज़रा उन्होंने गपशप किया है। तो ज़रा अपने नाज़रीन को दिखाते हैं कि डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा शॉपिंग कहाँ से करती हैं, ईद कैसे मनाती हैं और किस किस को ईदी देती हैं। वासिफ, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, ईद उल फितर का पहला रोज़ है और पहले ही रोज़ हमने पंजाब की सबसे मकबूल और जो काबीना मेंबर हैं वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान से टाइम लिया है और इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद भी हैं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे डॉक्टर साहब ईद का दिन किस तरह से मनाती हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। हम ये देखते हैं कि आप रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन 18 से 20 घंटे सियासी मसरूफियात में होती हैं, तो ईद का दिन जो है वो किस तरह से गुजारती हैं, अपनी फैमिली के साथ गुजारती हैं, जो हल्के के लोग हैं उनके साथ कैसे आप ईद का दिन गुजारती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मेरी तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से, मेरी क़यादत की तरफ से और ख़ुसूसन वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की तरफ से मैं आपको और आपके ज़रिए जितने भी देखने वाले हैं उनको दिल के था गहराइयों से ईद मुबारक कहती हूँ। और चूँकि ईद की खुशियाँ जो है वो उस तरह से गले मिलना और रवायती जो ईद मिलना हमारे कल्चर का और मज़हब का एक अहम जुज़ रहा है, तो उस कोरोना के SOPs को फॉलो करते हुए दूर दूर से ईद मनाई जा रही है। तो जो मेरी ईद है इस हवाले से, चूँकि वालिद साहब मेरे उनके वफ़ात के बाद ईद के जो मनाने के अंदाज़ हैं वो थोड़े बदले और सबसे पहले सुबह ईद का आगाज़ जो है वो कब्रिस्तान से होता है। वहाँ जा के उनके लिए दुआए खैर और फूल चढ़ाने और जो ख़त्म और चैरिटी की जाती है सबसे पहले वो ज़रूरी होता है। और एक रात पहले, यानी जिसको आप चांद रात कहते हैं, मेरा ये टारगेट होता है कि वो सुबह के लिए ख़त्म के लिए जो चीज़ें बननी हैं उनका मेन्यू क्या है, उनकी क्वालिटी क्या है, उनकी ओवरऑल जो है सुबह, यानी ये ईद उल फितर जो है चूँकि जल्दी नमाज ईद हो जाती है और मेरे घर में जिसने भी नमाज के लिए जाना है मेरे भाई, उससे पहले घर में इधर आना है, ख़त्म पढ़ना है और दुआए खैर करके फिर जाना है नमाज़ पढ़ने ईद की। फिर अगला स्टेप शुरू हो जाता है कि जितने, चूँकि मेरे वालिद साहब वाला घर जो है वो बड़ा घर है, मतलब वालिद बड़े थे तो उनको बड़ा घर कहते हैं, तो वो सारे जितने मेरे चचा हैं उनके बच्चे हैं, मेरी फुप्पो है वहाँ पे गांव में
और साथ मेरी खाला भी गांव में है, एक आगे उनके कज़न्स हैं वालिद साहब के। तो एक बहुत बड़ी फैमिली है अल्हम्दुलिल्लाह। कम अज़ कम किसी शादी ब्याह में भी जब हम कोई दावत करते हैं तो 300 के बाद जो है ना बाहर से गेस्ट जो है वो लिस्ट शुरू होती है। तो 300 प्लस की जो लिस्ट होती है वो हमारी इमीडिएट फैमिली है, बच्चे बड़े सारे मिला के ख़वातीन। तो जो मर्द हैं वो तो चले जाते हैं ईद की नमाज़ पढ़ने, और ख़वातीन जो होती हैं उनको पता होता है कि अब एक सर्कल बना हुआ है वालिद साहब के ज़िंदगी से कि ईद की नमाज़ पढ़ के सब पहले हमारे घर आते हैं। ईद की नमाज़ का पहला जो खाना है वो हमारी तरफ होता है, फिर हर चचा के पास किसी की तरफ चाय है, किसी की तरफ सवैयाँ हैं, किसी की तरफ खीर है, किसी की तरफ दही भल्ले हैं, कुछ ना कुछ हर एक ने आपस में शेयर किया होता है और उन्होंने सारी फैमिली में राउंड लेना होता है। इस दफ़ा की ईद है वो ख़ास तौर पर कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है। बहुत मुख्तलिफ ईद है। बिल्कुल, गवर्नमेंट ने कोशिश भी की है कि कम से कम बाज़ार में जाए शॉपिंग करें। आपने किस तरह से शॉपिंग की है? कोई शॉपिंग की है कि आप भी बस SOPs पर पाबंदी करवाने में लगे रही हैं? किस तरह से कपड़ों की जो आपके सिलेक्शन है वो हुई है? देखिए, बात ये है कि मेरे लिए जो है वो इस तरह से कोई स्पेसिफिकली ईद की शॉपिंग का माहौल बनाना, मुझे अपने से ज़्यादा दूसरों की फ़िक्र होती है कि उसको ईद पे क्या मिलना चाहिए, उसको ईद पे क्या गिफ्ट दूँ, उसको क्या बेचूँ, उसको किस तरह से oblige करूँ, कौन। और लोगों की मुझसे तवक्कुआत भी होती हैं। अपनी ज़ात के लिए कोई शॉपिंग नहीं हुई। मेहंदी बड़ा एक इम्पोर्टेंट जो हिस्सा होता है ख़वातीन के लिए, ख़ास तौर पर जो ईद के ऊपर मेहंदी तो आप लगवाती हैं? मेहंदी और चूड़ियाँ नहीं लगाती हैं। और बेटी मेरी, बाकी मेरी भतीजियाँ, भांजियाँ, सिस्टर्स तो स्पेशली जो है वो इसको रात पूरी वो मेहंदी लगवा रही हैं और वो मुख्तलिफ डिज़ाइन बन रहे हैं, और मैं गुस्सा कर रही हूँ उनके गिर्द के भाई छोड़ भी दो, अब ख़त्म करो। तो इस तरह तो फिर आप वो सवैयाँ और जो शीर खुरमा ख़ास तौर पर बनाया जाता है वो जो वालिदैन की जानिब से, बड़ों की जानिब से, वो भी नहीं करती होंगी? नहीं, वो करते हैं, बिल्कुल करते हैं, और वो तो हमारे रेसिपी का और मेन्यू का हिस्सा होता है। और उसमें मुझे, मैं बनाऊँ या ना बनाऊँ, उसको फाइनल टच मैंने ज़रूर देना होता है कि बताओ कैसा बनाया, उसके अंदर नुक्स निकालना, नुक्स निकालने में मैं चैम्पियन हूँ। और वो उसको ठीक करवाना कि यहाँ पे कमी है इस चीज़ की, चीनी कम है या ज़्यादा डाल दिया, या दूध कम है, या ये चीज़ कम है, इसको ठीक करो। तो वो कुक ठीक करती हैं, लेकिन ख़ुद खड़े होकर बनाना जो है वो ज़रा मुश्किल काम है। लेकिन हदायतकारी जारी रहती है किचन में खड़े होकर, और सबसे ज़्यादा हदायतकारी का मुझे मौका ईद पे मिलता है। लेकिन डॉक्टर साहब, घर में तो चलें आप जो सवैयाँ हैं, शीर खुरमा, उसकी चीनी ठीक कर लेती हैं, लेकिन जो रमज़ान बाज़ार है उसके अंदर जो चीनी आपने ठीक करने की कोशिश की है उसमें बड़ा एक उधम मचा है। देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो है कि अवाम को सब जवाब दें हैं, अवाम की अदालत में सब ने खड़े होना है और डिलीवर करना है, परफॉर्म करना है और अवाम को जवाब देना है। वो मैं भी हूँ और वो अफसरशाही के तमाम, जिनको अफसरशाही कहा जाता है, हकीकत में वो नौकरशाही है, और उनको अवाम का नौकर हो के काम करना है, ना कि अफसर बन के काम करना है। हमारी हुकूमत से लोग जो हैं वो इस वक्त ये समझ रहे हैं कि शायद हमारी ब्यूरोक्रेसी पे ग्रिप नहीं है, हालांकि ऐसा नहीं है। अच्छा, वासिफ साथ ही मौजूद रहेगा फिरदौस साहिबा से। अभी हमें और भी बातें करनी है, लेकिन ब्रेक भी लेनी है, और ब्रेक के बाद हमने कुछ एक स्पेशल चीज़ पूछनी है। आपको पता है, फिजा से गाना सुनना है हमने। फिजा से सुनना भी है, लेकिन मैंने एक चीज़ सुनी है कि फिरदौस साहिबा जो है ना वो खाना बड़ा अच्छा बनाती है। अच्छा, तो एक ब्रेक के बाद आगे ज़रा ये भी पूछते हैं उनसे, तो एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बासिश महमूद हमारे नुमाइंदे, उनके साथ डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा मौजूद हैं। उनसे हमने पूछना है कि वो कौन कौन सी डिशेस अच्छी बना लेती हैं और इतना अच्छा उन्होंने बनाना सीखा कहाँ से? बड़ा कुछ सीख लिया है, तो मैं अच्छा। रिलेट कर सकती हूँ। अच्छा, मैं समझा आपने डॉक्टर साहिबा से सीखा। डॉक्टर साहिबा से नहीं सीखा, लेकिन सही ट्रांसमिशन में बड़ी बड़ी डिशेस बनाना सीखी, और अल्हम्दुलिल्लाह एक भी नहीं घर में ट्राई की। तो हमने ये जानना है कि फिरदौस साहिबा खाना कौन कौन सा अच्छा बनाती है, लेकिन उसके साथ साथ ईद का माहौल है, ईद का मौका है, तो हमने बोर भी नहीं होने देना ना। फिरदौस साहिबा को भी नहीं, अपने नाज़रीन को भी नहीं, तो गाना हम क्यों ना सुने फिजा से। फिजा, ज़रा गाना सुना दो कोई अच्छा सा, ज़बरदस्त सा। सुने दिते बीतड़ी
जे मैं होंदी ढोलना हो ढोलना सोने दी तवीतड़ी जंदी गल नल लगे तेरे सावां दे नेड़े नेड़े किवे बड़ा जानिया ओ जानिया ओए सोने दी तवीतड़ी जे मैं होंदी ढोलना हो ढोलना सोने दी तवीतड़ी मैनू तवीतड़ी दे नाल बड़ी खार वे वंड लिया इन्ने मेरे नाल तेरा प्यार वे मैनू तवीतड़ी दे नाल बड़ी खार वे वंड लिया इन्ने मेरे नाल तेरा प्यार वे ए सोकन सोने रंग दी नहीं लगदी मैनू चंगी ओ गला दे हानिया ओ हानिया ओए सोने दी तवीतड़ी ओए जो है ना इसका ओए 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 कर देता है। ढोलना हो ढोलना सोने दी तवीतड़ी। क्या बात है फिजा, बहुत ही तो मैडम याद आ जाती है अदाएं भी जो हाथ से ये जो ओए होए है ना, ये एकदम दिल निकाल लेता है आपका ना। बहरहाल चलते हैं एक मरतबा फिर से वासिफ महमूद की तरफ। फिरदौस साहिबा उनके साथ मौजूद हैं। ज़रा पूछिए वासिफ कि खाने कौन कौन से अच्छे बनाती हैं ये, और गाना भी सुन लिया है, ज़रा मूड भी रिफ्रेश हो गया होगा उनका। एक और बात करते हैं कि जी हम आवाम देखती है, हम सब देखते हैं कि जो आप ऑपोजिशन की जो सियासी कीमा है वो बड़ा ज़बरदस्त बनाती हैं, तो जो घर में दीगर डिशेज़ हैं, कीमा है, वो भी अच्छा बना लेती हैं कि सिर्फ सियासी कीमा बनाने में आपको एक्सपर्टीज़ है? देखिए, ना मैंने कुकिंग सीखी, ना मुझे कुकिंग करने का मौका मिला, लेकिन मैं आपको हैरानगी होगी कि मेरे वालिद साहब इस बात पे परेशान रहते। मैं मैट्रिक स्टूडेंट थी, साइंस स्टूडेंट थी, तो मेरी वालदा को कहते थे कि बाकी मुझे इसकी कोई परेशानी नहीं, लेकिन मुझे ये टेंशन है कि इसको आता कुछ नहीं है खाना पकाना, तो ये भूखी ना मरे, और हालात सूरत हाल का कुछ नहीं पता। तो एक दिन मैं सुन रही थी, तो उन्होंने कहा कि इसको किसी टाइम किचन में ना थोड़ा सा एंगेज किया करो ताकि इसकी थोड़ी ओरिएंटेशन हो। तो मैं आई, तो मैंने कहा कि आप क्या कहते हैं, मुझे नहीं आता? तो उन्होंने कहा हाँ नहीं आता तुम्हें? तो मैंने कहा तो मुझे तो चपाती मैं बना सकती हूँ। उन्होंने कहा नहीं बना सकती, तुमने कभी किचन आई नहीं। तो मैंने कहा मैं चैलेंज करती हूँ आपको, मैं बना के दूँगी। उन्होंने कहा बनाओ। अब बिलीव यू मी, दैट वाज माय फर्स्ट टाइम कि मैंने चपाती बनाई, और वो इतनी गोल और परफेक्टली एक क्लास के मुझे उस वक्त उन्होंने 500 इनाम दिया। तो मेरी वालदा ने मजाक उड़ाया कि उन्होंने कहा कि हाजी आशिक हुसैन की बेटी रोटी बनाए तो उसको 500 रुपया इनाम। तो अपने वालद का नाम लेके उन्होंने कहा कि उनकी बेटी जो है वो रोटी बनाए सारा दिन, तो उसके लिए कोई इनाम नहीं। तो अपनी बेटी बड़ी प्यारी है कि उसने पहली दफ़ा रोटी बनाई है, तो आपने उसको इनाम दिया है। तो मैं काम करूं या ना करूं, लेकिन मुझे जब यूएन में मैं गई हूँ, मैंने कभी कुकिंग नहीं की थी, लेकिन विड यू बिलीव के यूएन में मैं ख़ुद अपनी कुकिंग करती थी, और मुझे पता था कि ऐसे करना है, और जब मैं ठान लूँगी ये करना है तो मैंने किया हो या ना किया हो मैं कर लेती हूँ। आपके बनाओ सिंगार और ख़ास तौर पर जो मेकअप है ये बड़ा मशहूर है, तो ये किससे करवाती है, खुद करती हैं या कोई करता है आके? और जो ख़वातीन को ख़ास तौर पर आप कोई टोटका तो दें अपने मेकअप के हवाले से? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं ना तो मेकअप आर्टिस्ट हूँ, लेकिन ज़रूरत ईजाद की माँ है। मैंने ज़िंदगी में कभी लिपस्टिक नहीं लगाई थी शादी से पहले में, और पहली दफ़ा मेकअप मेरा शादी पे हुआ था, अपनी शादी पे। कज़न्स की शादी पे भी मैंने कभी मेकअप नहीं किया था। तो अभी जब मैं इसमें आई हूँ सियासत में, तो यहाँ सारा टाइम ये रिक्वायरमेंट है, मीडिया की रिक्वायरमेंट है। जब फिर मैं सियासत में आई हूँ और फुल टाइम हम मीडिया में हर वक्त किसी न किसी महाज पे फायरिंग चल रही होती है, तो ये फिर ज़रूरत बन गई है। तो मैं अपनी बहनों से कहूँगी कि वो अपनी सलाहियतों पे एतमाद करें। ये मेरे भाइयों के जो जेब कुतर के आप पैसे ब्यूटी पार्लर्स में दे आती हैं, तो ना करें ऐसा, ना ज़िया करें। छोटी सी आपकी जो है वो कोशिश जो है वो इनके कई हज़ारों रुपए बचा सकती है। ये तो हमने खुद भी देखा है कि कोई ऐसा काम नहीं है जो डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान की रसाई से बाहर हो या उनकी इंटेलेक्ट से बाहर हो। और ख़ास तौर पर हम देखते हैं कि आप अक्सर कहीं बाइक चला रही हैं, कहीं आप क्रिकेट खेल रही हैं, कहीं आप कराटे
का मुजाहरा दिखा रही हैं, तो ये कहाँ से सीख लिया आपने? देखिए मेरे अंदर बचपन से ये है कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, और हर हाल में ये काम मतलब मेरी थ्योरी में नहीं है कि कोई चीज़ नामुमकिन है, और ये कहना कि भाई ये हो नहीं सकता। ऐसे ऐसे मौके आए हैं कि जब सब लोग जो हैं वो मायूस हो गए हैं और उन्होंने कहा नहीं अभी तो नहीं, ये तो नहीं हो सकता, और मैंने एज ए चैलेंज लिया कि ये होगा और मैंने करके दिखाया। हार ना मानना और आखिरी वक्त तक कोशिश करना, ये मेरा पैशन है। डॉक्टर साहब आज ईद का दिन है, तो अगर आपको कहा जाए कि आपने फ़ोन कॉल करनी है, ईद की मुबारकबाद देनी है मरियम को या बिलावल भुट्टो को, तो आपकी क्या पहली चॉइस क्या होगी, किसको मुबारकबाद? बिलावल भुट्टो को। क्यों? इसलिए कि शहीद मोहतरमा का बेटा है। भुट्टो की लेगेसी को आगे ले जाने में और भुट्टो की आइडियालॉजी को स्ट्रेंथन करने में, दोनों में से अगर किसी को चुनना पड़े तो मैं बिलावल को देखूंगी। दूसरी तरफ तो चोरी चकारी या कमी उधर भी कोई नहीं है, लेकिन लेसर इवल है। बहुत शुक्रिया वासिफ महमूद हमारे साथ मौजूद थे। और ना इस तरह की ट्रांसमिशन मुझे पता है क्यों अच्छी लगती हैं अकबर, कि जो हमारे गेस्ट होते हैं ना, वैसे तो हम उन्हें जानते हैं एक टीवी पर्सनालिटी, एक पॉलिटिशियन के तौर पर, लेकिन इस तरह की ट्रांसमिशन में ज़रा वो ना थोड़े कैंडिड होकर बात करते हैं कि उनका लाइफस्टाइल कैसा है, घर में वो कैसे होते हैं, अपने बच्चों के साथ कैसे हैं। और खैर डॉक्टर साहब का तो हमेशा सुनने का बहुत मजा आता है, बहुत इंटरेस्टिंग बातें करते हैं, बेतकल्लुफी ही रहती है उनकी बातों में। लेकिन ईद पे तो वाकई में मज़ा आया उनसे बात करके, जो खाने किस तरह से बनाती हैं, घर में क्या क्या होता है, ईदी किस तरह से देती हैं। तो अच्छा वैसे एक उन्होंने भी बहुत एंजॉय किया होगा, अभी जो फिजा ने गाना सुनाया उससे पहले बरीना ने भी सुनाया। मैं इन दोनों बच्चियों से एक बात पूछना चाहता हूँ। फिजा पहले तुम बताओ, घर में भी मामा या बाबा वो क्या हर वक्त यही कहते रहते, जो भी आता होगा स्कूल में भी गाना तो सुनाओ जरा? स्कूल में भी जो मेरी फ्रेंड्स हैं वो भी सुनती हैं, और अच्छा। टीचर्स भी सुनती हैं मेरी। घर में यानी मामा पापा कभी कभी सुन लेते हैं, यानी कि रोज ही सुनने। अच्छा जब मेहमान आते हैं और जब ईद पर आते होंगे पहले, कोविड से पहले, तो वो भी कहते होंगे ना चलो भाई खड़ी हो जाओ गाना सुनाओ? हाँ जी वो तो कहते हैं। इनाम मिलता था फिर उसके बाद या नहीं मिलता था? मिलते हैं। हाँ पैसे मिलते थे। मुझे लगता है कि ईदी भी ज़्यादा इकट्ठी होती होगी, है ना? थोड़ी सी एक्सप्रेशन से बातें करती है ना। घर में यूं ही होता है, स्कूल में सारे कहते हैं गाना सुना दो, दोस्त कह रहे हैं, रिश्तेदार आ रहे हैं। अच्छा एक वो जो हमारे पेरेंट्स का एक वो रहता है ना कि पता नहीं आपके साथ हुआ है बचपन में नहीं, कि ऐसा होता है चलो अंकल को ये करके दिखाओ। बहुत एम्बैरेसिंग सूरत हाल होती है। वो जो आता भी होता है ना वो भी भूल जाते हैं कि लेकिन ये तो इतने टैलेंटेड है, ये तो खुश होते होंगे। ये तो हम जैसों के लिए था जिन्हें मुफ्त में कुछ कहने को कर दिया, सब मामला तो होता है ऐसे जी। टीचर्स भी सुनती हैं और क्लास फेलो, जब भी कोई हम मतलब टेस्ट वगैरह होते हैं तो कहते हैं भाई गाना तो सुना दो जरा। अच्छा। मेरी अच्छा गाने का कभी फ़ायदा उठाया कि टेस्ट में नंबर ज़रा ज़्यादा मिल जाए, या फिर होमवर्क करके नहीं गई तो मिस आज गाना सुना देती हूँ तो रहने दे आज ना मारे, हुआ ऐसे? जी मिस को गाना सुनाते हैं। देखिए जरा अब ये ना कि मतलब एक पहले से इमेज टीचर के ज़हन में कि इतना अच्छा गाती है, और वो आपको पता है कि जो टीचर्स को पसंद होता है बन ही जाएगा ना भी अच्छा पढ़े तो ये तो कामयाब इंशाल्लाह हो ही जाएगी। इंशाल्लाह माशाल्लाह। आपको कोई शक है? मुझे कोई शक नहीं है इन दोनों बच्चियों की आवाज़ों को देखकर। दिल कर रहा है कुछ और भी सुना जाए, लेकिन एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद सुनेंगे क्योंकि हमारे साथ ही मौजूद हैं, कहीं नहीं जा रही हैं बच्चियाँ, ठीक है? हम बार बार सुनेंगे जब तक हम थक नहीं जाते, और ये भी थक नहीं जाती। तो एक ब्रेक ले लेते हैं जनाब, और आप देखते रहिए हमारी ये ईद की खास ट्रांसमिशन, क्योंकि 1 महीने बाद आपसे मुलाकात हो रही है। कहीं नहीं जाना आपने, देखते रहिए GNN। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मौसीकी का तड़का जो इससे पहले भी हम शो में लगाते रहे वो जारी रहेगा नाजरीन, लेकिन अभी हमने आपकी मुलाकात करवानी है अपने अगले मेहमान से। और चूंकि ईद की बात है, ईद पे खाने पीने की बहुत बात होती है, और खाने पीने की बात तो गुजरावाला की बात ना हो, पहलवानों की बात ना हो। मुझे एक मीम याद आ जाता है, वो देखा कि ना वो अक्सर शहरों के लोग खाते किस तरह से हैं, तो वो लाहौर का, कराची का और गुजरावाला का। बहरहाल मैं उसको रिपीट नहीं करूंगी कि वो किस तरह से हमने गुजरावाला की बात चाह रहा था, आपने मेरा जहन बनाया पहले मीम का, उसके बाद आपने कहा मैं रिपीट नहीं करूंगा।
जो हमारे नाज़रीन है ना उनको समझ आ गई होगी कि मैं किस मीम की बात कर रही हूँ। हम गुजरावाला चलते हैं, हमारे साथ मौजूद है कौमी रेसलर इनाम बट। और एक पहलवान की ईद किस तरह से होती है? वैसे तो पहलवान कहते हैं कि मतलब खाना आपके पीना कहने का तो मतलब ये कि वो एक्स्ट्रा क्या खाते हैं ईद पे? एग्जैक्टली यही मैं पूछना चाह रही हूँ, खास क्या होता है? क्योंकि उनके लिए तुम घर में तुम्हें खास से रोजाना कोई ना कोई खास चीज बनती होगी ना कि आज ये बनाओ, आज ये बनाओ, आज ये बनाओ, डर के मारे सब कहते हैं कि बना ही दो भाई। तो ईद पर क्या स्पेशल होता है? हमारी जो नुमाइंदा है बीनिश राजपूत, वो उनके साथ मौजूद हैं, ज़रा उनसे जान लेते हैं। बीनिश, ज़रा पूछिए इनाम बट से कि घर में ईद किस तरह से मनाते हैं, क्या क्या खाना पीना होता है, ईदी देते हैं नहीं देते? बहुत शुक्रिया जी। ईद का पहला रोज़ है और हम इस वक्त रुस्तम पाकिस्तान वर्ल्ड चैम्पियन इनाम बट के घर पर मौजूद हैं, उनकी फैमिली के साथ। आज हम इनसे बात करेंगे और ईद कैसे गुजारते हैं इनसे जानेंगे। सबसे पहले इनाम की तरफ चलते हैं। ईद मुबारक आपको सबसे पहले। तो कैसे गुजरी है ईद? बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अच्छी ईद गुजर रही है। आज फैमिली के साथ टाइम गुजारने का मौका मिला है तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी ईद गुजर रही है। अच्छा, ईद के ईद उल फितर के मौके पर जो है वो मीठा जब तक ना हो तो मीठी ईद अधूरी रहती है। आपने भी इस ईद का आगाज़ मीठे से किया है या पहलवानी खाबे खाए हैं? हाँ जी, बिल्कुल मीठी ईद है और मीठा ना हो ये मुमकिन नहीं है। आज हमने फेनिया खाकर अपनी ईद का आगाज़ किया है और अभी पहलवानी जो खाबे हैं वो हमारे तैयार हो रहे हैं, पाए तैयार हो रहे हैं, मगज़ तैयार हो रहा है, सीढ़ी तैयार हो रही है, तो अभी उन पर हाथ साफ करना बाकी है। कैसे गुजारते हैं ईद अपनी? ये खाने पीने के अलावा क्या करते हैं? खाते ही रहते हैं सारा दिन? मोस्टली ईद जो वो हम गुजारते हैं कि नॉर्मल डेज़ में अब ज़्यादा पहलवान आ जाते हैं, पूरे गुजरांवाला के पहलवान आते हैं, अखाड़ों में जाते हैं, इस्लामियाँ होती हैं, वहाँ पर खाबे तैयार होते हैं। मोस्टली तो पहलवानों से मिलकर ईद गुजारी जाती है, लेकिन इस दफ़ा मौका मिला है कि हम ईद जो है वो गुजारें, अपनी फैमिली के साथ गुजारें, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसी कौन सी खास डिश है जो ईद के मौका पर आप कहते हैं ये ना हो तो मज़ा नहीं है ईद का? जी बिल्कुल, जिस भी डिश में गोश्त डलता है वो मेरी फेवरेट बन जाती है। लेकिन ये है कि ईद के मौके पर मेरी जो वालदा के हाथ की बिरयानी है मुझे बहुत पसंद है और जो वो मटन कढ़ाई बनाती हैं उसके बगैर ईद ना मुकम्मल होती है। अच्छा, तो खाने पीने के अलावा ये जो ईद है, आप ईदी के मामले में क्या आपका है तरीक़ाकार? अभी भी ईदी वसूल ही करते हैं या जेब डीली करते भी हैं? जी, बचपन की ईद मुझे बहुत ज़्यादा याद आती है जब आपने सिर्फ लेने ही होते थे, लेकिन जब से अब शादी हो गई है और अब जो टाइम है वो ईद कुछ देनी भी पड़ती है, लेकिन मैं लेता ज़्यादा हूँ, उसमें से थोड़ी सी देता हूँ, बचा लेता हूँ। अच्छा इनाम, इंटरनेशनल प्लेयर हैं आप, तो फ़ैन फॉलोइंग तो होगी, तो ये बताएं कि जब ख़वातीन जो फ़ैन हैं वो कॉल करती हैं तो भाभी को बुरा तो नहीं लगता? जी बिल्कुल, जब आप अपने मुल्क के लिए खेलते हैं तो बहुत सारे लोग आपको प्यार करते हैं, जिनमें बच्चे भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, मेल भी होती हैं, फीमेल्स भी होती हैं, तो उन्हें ऐसा बुरा तो नहीं लगता। मोस्टली जब कोई कॉल वगैरह आती है और अगर कॉल लंबी होने लगे तो मैं फिर कॉल जो है अपनी वाइफ को दे देता हूँ कि बाकी बात अब आप कर लें। अच्छा जी, बड़ा ये मज़े का इन्होंने जवाब दिया और मैंने जो है इस बात का जवाब खदीजा से भी लेना है। इनाम की अहलिया खदीजा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा ये बताइएगा खदीजा, अभी जैसे इनाम ने कहा है कि आपको बुरा नहीं लगता, तो मुझे ये बताएं कि जब कॉल आती है ख़वातीन की तो ये अटेंड करते हैं या घर आके फ़ोन साइलेंट करके उल्टा करके रख देते हैं, और वाकई आपको बुरा नहीं लगता? नहीं, ऐसा बहुत ज़्यादा बुरा नहीं लगता क्योंकि उनका पेशा है, उनका काम है, तो ज़ाहिर बात है सब उनको रिस्पेक्ट देते हैं, प्यार करते हैं, मेल हो या फीमेल। और फ़ोन वो बिल्कुल भी साइलेंट पे करके उल्टा नहीं करके रखते हैं, मेरी भी बात करवा देते हैं साथ। कम किसका चलता है, आपका या इनका? हम दोनों का नहीं चलता, उनके वालिदैन का चलता है। अच्छा, वालिदैन का, अंकल का या आंटी का या दोनों का? आंटी ज़्यादा। अच्छा, आंटी का हुक्म चलता है घर पे। इनाम की वालदा भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। आंटी ईद मुबारक आपको। तो मुझे आंटी ये बताइएगा कि बच्चे जो हैं, शरारतें तो बचपन का हिस्सा है, तो इनाम जो हैं वो बचपन में भी शरारती थे, ये बताएं बचपन में कैसे ईद गुजारते थे? बचपन में ये शरारतें, मैं ये कह रही हूँ कि बिल्कुल शरारतें नहीं करता था, बहुत अच्छा और बहुत जो है ना अच्छा बच्चा था, मेरा अच्छा बच्चा था बचपन में भी और माशाल्लाह अभी बहुत अच्छा है। अच्छा, ईद की शॉपिंग जो है ये खुद करते हैं या आपकी ड्यूटी लगाई हुई है, आप करें? अब तो बेगम भी आ गई, आप करें, बेगम करें?
ईद की शॉपिंग जो है ना पहले तो मैं करती थी इसकी सारी, जब से इसकी वाइफ आई है वो ये जिम्मेदारी मैंने उसको दे दी है। गुफ्तगू आपने सुनी, इनाम की फैमिली में बड़ी मज़े मज़े की बातें हो रही थी। इनाम भट्ट जो है वो ईद का पहला दिन अपनी फैमिली के साथ गुजार रहे हैं, मीठे से दिन का आगाज़ किया है। इसके अलावा किचन में जो है वो भरपूर खानों की तैयारी हो रही है, उन पर हाथ साफ किया जाएगा। रात को बारबेक्यू के प्लान भी बन रहे हैं। जबकि ईद के दूसरे रोज़ के हवाले से इनाम भट्ट का कहना है कि कुछ भी हो जाए, ईद का दूसरा रोज़ ससुराल में ही गुजरेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। बेनीश राजपूत मौजूद थी इनाम भट्ट के साथ, और मैंने आपको कहा था ना कि खास ज़रूर बनता होगा इनके घर में। हम सबके घरों में तो बनता ही है, लेकिन एक पहलवान के घर में अगर खास ना बने तो वो अजीब सी बात लगती है। वैसे रूटीन में भी खास ही खाते हैं वो, काफी जाहिर है उनकी तो मजीद खास होगा ना, खास स्क्वायर हो जाएगा, डबल खास स्क्वायर आप कह लें। तो इनाम भट्ट की ईद किस तरह से गुजरी है ये हमने जाना है। अब सोच रहे हैं कि दुआ दिल करने लगा है ना, कसम से है ना, है तो सही। वैसे टाइम है हमारे पास, प्रोड्यूसर साहब से पूछ लेते हैं, अभी टाइम है हमारे पास। बिल्कुल हमारे पास मौजूद है टाइम, तो बरीना से सुनते हैं। बरीना से सुनते हैं। बरीना कोई आप थोड़ा अपबीट, थोड़ा सा, पहले बहुत जबरदस्त गाने हैं लेकिन ये सिलेक्शन ना थोड़ी सी वो क्लासिकल तो है लेकिन हो गई है थोड़ी सी। जरा ना लेटेस्ट कोई सुनाओ, कोई नया। मैडम का सुना देती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। जा जा वे जा झूठे। वाह वाह, बेहतरीन, सुनाए जी। जा जा वे जा झूठिया, प्यार दी लगन सारे तन मन, पूछया नाल कदी तू सजन तक तड़पे पयल मेरी छनन छनन। चल जा जावे जा झूठिया। किसी झूठिया को भी इस तरह से झूठिया आपने कहना है ना तो उसने बुरा नहीं मानना कि हाय इतने प्यार से मुझे झूठिया कह रही है। कोई बात नहीं, तू और कह ले। मैं आपको सुनाती हूँ ऐ दे वफा का OST, ठीक है? हाँ ओके। और वो मैं अपनी फ्रेंड्स को यानी डेडिकेट करूँगी क्योंकि पहले तो फ्रेंड्स का गाना है ना वो, हमारे ओपन थे तो मैं उनको मिस भी बहुत करती हूँ, इसलिए मैं गाती हूँ, ठीक है? हाँ याद है वो दोस्ती का हर मज़ा, मोहब्बतें वो रौनकें वो मस्तियाँ, लगा के शर्त वो जिंदगी की फिर कोई, जो वादे कर लिए ना होंगे हम जुदा कभी, जो वादे कर लिए ना होंगे हम जुदा कभी। ओ मेरी यारा तेरी यारियाँ दिल की सदा, मेरी खुशियाँ तू सारियाँ होंगे ना जुदा, दिल का दिल से हुआ है अहद वफा। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही कमाल। मतलब मुझे ना मेरे गूस बम्स आ गए हैं माशाल्लाह से। कितना ये इतना सॉफ्ट ये गाती है, इतना लो नोट पे, और इतनी इसकी गानों को अच्छी लगती है। और इसके सुर इतने पक्के हैं, और उसके सुर इतने पक्के हैं कि वो लगता है कि बहुत ही कोई मैच्योर आवाज़ जो है ना वो ये गाना गा रही है। तो वाकई में बहुत बहुत जो है ना मुझे खुशी होती है इस तरह का टैलेंट देखकर। लेकिन ये लोग हमारे साथ ही मौजूद रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी हम इनको नहीं जाने देंगे। हम एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद होगी न्यूज़ हेडलाइंस। न्यूज़ हेडलाइंस के बाद जब हम वापस आएंगे तो कौन होगा? तो एक और बहुत ज़बरदस्त शख्सियत है हमारे साथ जो फिरदौस आशिक अवान साहब, पूरे पाकिस्तान की फेवरेट। एब्सोल्युटली, उतनी ही इंटरेस्टिंग शख्सियत हमारे साथ होंगे। लाल हवेली से शेख रशीद साहब होंगे। वो जो सियासी स्टेटमेंट्स देते हैं, वैसे भी बड़ा दौरा कामयाब दौरा करके आए हैं सऊदी अरब से, उस हवाले से भी उनसे कुछ बातचीत। लेकिन ओवरऑल उनकी ईद कैसी गुजरती है उनसे बातचीत होगी, ब्रेक के बाद होगी। हेडलाइंस के बाद वापस आते हैं, आपने कहीं नहीं जाना, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। न्यूज़ हेडलाइंस जो हैं आपने देख ली हैं, और एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं अपनी इस ईद ट्रांसमिशन में। और तमाम देखने वालों को एक मरतबा फिर से ईद की बहुत बहुत खुशियाँ मुबारक हों। और ये सिलसिला जारी है, हमारे मेहमान आते जा रहे हैं, साथ साथ हम गाने भी सुन रहे हैं। थोड़ा ज़रा मौसीकी का तड़का जो है वो भी हमारी ट्रांसमिशन में लग रहा है। तो ब्रेक से पहले हमने आपको बताया था कि हम आपकी मुलाकात करवाएंगे शेख साहब से। जी हाँ, वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब पूरे पाकिस्तान के फेवरेट हैं और उनकी बातें ऐसी चटपटी, करारी, मज़ेदार होती है। आज तो आपने शो में ना अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट मुहैया कर दी है। बिल्कुल है भाई, ज़रूरी है ना। आप देखिए कहीं जा सकते नहीं है, लॉकडाउन लगा हुआ है, तो हम लोगों ने ही फिर साथ देना अपने नाजरीन का, थोड़ी बोरियत को कम करने के लिए। हम भी इंजॉय कर रहे हैं तो हमने कहा अपने नाजरीन को भी इंजॉय कराएं। तो वैसे एंटरटेनमेंट से मैं एक छोटी सी बात कर दूं आपके इंट्रोडक्शन से पहले, कि वो सिर्फ इस वजह से मैं एंटरटेनमेंट कह रहा हूँ कि इतनी जिंदा दिल शख्सियात हैं ये
कि हम इनकी बातें सुन सुन के एंटरटेन होते रहते हैं और मुल्क की हालात वगैरह जो भी हों उसके बावजूद ये इनकी उम्मीदें बहुत ज़बरदस्त रहती, बड़े पॉजिटिव लोग हैं, पॉजिटिव रहते हैं। और देखिए ना, सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप ना डिप्रेशन ना देख सुनने वालों को, इनको सुन के ना आपको खुशी होती है, आपको मज़ा आता है कि यार ये कितने मज़े की बातें करते हैं। तो आसिया कौसर के पास चलते हैं और उनके साथ ही शेख साहब मौजूद हैं। ज़रा सुन लेते हैं कि आज की उनकी क्या मज़े की बातें हैं, ईद कैसे मनाते हैं, क्या क्या खाते हैं और उनसे कौन कौन ईद लेने आता है। आसिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसिया कौसर और आज ईद का दिन है और आज हमारे साथ मशहूर व मारूफ सियासी शख्सियत वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब मौजूद हैं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, तमाम हुकूमती तर्जमानों को एक तरफ कर दें और शेख साहब एक तरफ। आज हम उनसे उनकी बचपन की यादों, उनकी जवानी की बातों और हल्की फुल्की सियासत पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले तो शेख रशीद साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपने इतने कीमती वक्त में से आपको बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, ईद का दिन है सर, कहा जाता है कि मीठी ईद होती है छोटी ईद। आप इस छोटी ईद को मज़ीद मीठा बनाने के लिए क्या खुसूसी एहतमाम करते हैं? मैं तो वैसे माएँ जो बचपन में तो देती थी ये शीर माल, क्या कहते हैं उसे, शीर खुरमा और सेवियाँ। अब तो इधर उधर से जो आता है, कोई मगज़, कोई निहारी, कोई नाश्ता, हैवी ड्यूटी करते हैं ईद पे। कोई खुसूसी एहतमाम मीठे के लिए? मीठे के भेजते हैं लोग हवेली में, यहाँ सेवियाँ भेजते हैं। वो तो शीर खुरमा क्या कहते हैं, वो तो कम ही लोग, कोई भेज देता है। सर, आपने वालदा का भी जिक्र किया, आप अपनी वालदा के साथ बहुत ज़्यादा अटैच थे और अब भी आप ईद वाले दिन सबसे पहले अपनी वालदा की कब्र पर जाते हैं। कैसी गुजरती है ईद उनके बगैर? बस ज़िंदगी तो गुजारनी होती है। ज़िंदगी तो ऑफ कोर्स माँ को मरे तो बहुत अरसा हो गया, उसके बाद बंदा रह ही लेता है। बिलाखिर सारे गमों पर इंसान निकल आता है इन सारे मसाइल से और यादें ही रह जाती हैं, बस कुछ नहीं। और कोई ऐसी ईद से और वालदा से रिलेटेड कोई ऐसी याद जो आपको लगा हो कि कभी शरारत आपने कोई की हो ईद पर तो वालदा से डांट पड़ी? नहीं, माँ पैसे तो मुझे ज़्यादा ही देती थी दूसरे बहन भाइयों से, लेकिन दूसरे भाई बहन माँ बाप से भी ले लेते थे, मैं नहीं लेता था। तो इसलिए वो 98 रुपया मुझे ज़्यादा ही देती थी बचपन में। और लेकिन ये है कि हमारे घरों में पुराने घर वक्तों में या मुर्गी बीमार होती थी या घर में कोई बीमार होता था, मुर्गी पकती थी, या ईद के दिनों में हमने घर के ऊपर ही रखी होती थी तो ज़बह शबा करते थे। तो एक ख़ास लेग पीस जो है वो मुझे पसंद था, तो मेरी माँ किसी को नहीं लेने देती थी, कहती थी फिर वो फटा करेगा और फिर ये है वो है अपना। सर, कहते हैं कि खाने पीने और खेलने कूदने के बगैर जो है ना वो बच्चों की ईद मुकम्मल नहीं होती। आप अपने बचपन में क्या कुछ किया करते थे? मैंने सारे खेल खेले, लेकिन मुझे टीम में किसी ने नहीं लिया। गुल्ली डंडा मोहल्ले में खेलता था, पिट्ठू गरम खेलता था, फिर स्कूल गया बास्केटबॉल खेलता था, हॉकी खेलता था, बैडमिंटन खेलता था। बास्केटबॉल का मैं अच्छा प्लेयर था, लेकिन स्कूल ने मेरी सिलेक्शन नहीं की, और हॉकी में भी मैं ठीक ही था, लेकिन मेरा ख्याल है कि मेरी सिलेक्शन सियासत में ही होनी थी, इसलिए किसी टीम ने मुझे सिलेक्ट नहीं किया। स्कूल की किसी टीम ने सिलेक्ट नहीं किया मुझे। कॉलेज में भी जाके मैं बास्केटबॉल खेलता था, लेकिन टीम में सिलेक्ट नहीं हो सका। सर, सियासत में तो आपका कोई मुकाबला नहीं, कोई भी सियासतदान मेरा नहीं ख्याल कि आपका मुकाबला कर सकता है, लेकिन आपने जैसा कि कहा कि बचपन में खेल कूद में भी आप आगे रहे, लेकिन उस तरह से टीम में सिलेक्शन नहीं हो सकी। तो क्या ईद वाले दिन भी कहीं बाहर जाते थे आप खेलने? नहीं, ईद वाले दिन मोहल्ले में मुझे अपना मोहल्ला और लाल हवेली के गिरदो नवा, मुझे इस्लामाबाद भी पसंद नहीं है शुरू से ही, मुझे पिंडी पसंद था और मैं बस वहीं थड़े पे भी बैठा रहना मुझे बड़ा पसंद है। लाल हवेली के नीचे, जब लाल हवेली मेरी नहीं थी तो उसके थड़े के नीचे बैठना भी मुझे बड़ा पसंद था। अच्छा सर, लाल हवेली की रौनकें बड़ी मशहूर हैं, कोई ख़ास वक्त आपने रखा हुआ है अपने हल्के के लोगों से मिलने के लिए, या लाल हवेली के दरवाजे हमेशा हमेशा खुले रहते हैं? भतीजा भी बैठता है, राशिद शफीक, वो भी है मैंने, लेकिन मैं सोमवार या हफ्ते को बैठता हूँ 2 दिन। अच्छा सर, आपके हवाले से कहा जाता है, बल्कि माना जाता है कि आप खाने पीने के बड़े शौकीन हैं, तो कौन सी डिश आपको बहुत ज़्यादा पसंद है? और खाने का ईद वाले दिन स्पेशली अगर बात करें तो क्या ख़ास एहतमाम, कौन सी एक डिश है जो आप स्पेशल बनवाते हैं? हमारे मोहल्ले की रवायत है, जिसके घर अच्छा खाना पके ना वो थोड़ा सा भेज देता है। ये मेरी माँ के वक्त के से ये सिलसिला था कि जिस घर में अच्छा खाना पके ना
तो वो भेज देते हैं, फिर उसका वो बर्तन नहीं वापस करते, उसको रखते हैं जब तक हमारे घर में कोई अच्छा खाना ना पके, हम उसको डालकर उसमें भेजते हैं। तो खाने में मुझे हफ्ते के दिन मैं आप गोश्त भी खाता हूँ और गुश्ताबा भी खाता हूँ, रिश्ते भी खाता हूँ, कश्मीरी खाने मुझे पसंद है, हरीसा भी खाता हूँ, निहारी नहीं है खाता, पाए भी हफ्ते में एक दिन खाता हूँ। अच्छा सर, पहले की ईद मज़े की होती थी कि ऑफ कोर्स पहले की थी, आज तो ऐसे ही मौसमी सी ईद है बस। मेरा ख्याल है कि अब मफाद बड़ा रिश्ता हो गया, खुलूस वैसे ही नाम लेने के लिए। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ईद के बाद ओपोजिशन जमातों ने एहतजाजी तहरीक का भी प्लान कर रखा है, आपके ख्याल में ओपोजिशन का दोबारा इत्तेहाद हो पाएगा? मेरा ख्याल है अपोजिशन तो कुछ ना कुछ तो करेगी, लेकिन मजहबी जो क़ुव्वतें हैं उनकी इंतहा पसंदी की ज़्यादा सूरत हाल हैं कंपैरेटिवली। सियासी जमातें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अब मेरा ख्याल है 3 साल तो हुकूमत के गुजर गए हैं और साल 2 साल हैं, क्या रह गया? अब तो लोगों को अगले इलेक्शन की तैयारी करनी चाहिए। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आप अपोजिशन में भी रहे हैं और हुकूमत में भी रहे हैं, जब अपोजिशन में थे तो तब ईद ज़्यादा अच्छी लगती थी या हुकूमत में आकर? ना मैंने दोस्त बदले ना मैंने दुश्मन बदले, वहाँ बैठना है मैंने सारा दिन ईद के दिन लाल हवेली में, चाहे अपोजिशन में हो चाहे हुकूमत में हो। ज़रा ये होता है हुकूमत में लोग ज़रा आपको पता ना हुकूमत का रश जो होता है वो दूर दराज के इलाकों से भी लोग आते हैं। जब अपोजिशन में बंदा होता है तो अपने इलाके के ख़ास लोग आते हैं। सर, आपने सियासत में बड़ा नाम कमाया, बड़ा दबंग किस्म का आपका अंदाज़ गुफ्तगू है, आपका लहजा है। अपोजिशन की अगर हम बात करें तो वो भी बात करते हुए शायद 10 दफ़ा सोचते होंगे जब वो आपके बारे में बात करते हैं। तो आपका आगे कोई सियासत में कोई जानशीन नहीं है, इस हवाले से क्या इनके जानों ने क्या कर लिया? बस ठीक है, अपनी एक मेरा भतीजा एमएनए है राशिद शफीक, और बाकी मेरे ख़ानदान में सब लोग सुबह दुकान पे जाते हैं, कारोबार करते हैं, हल्दी मिर्च का और सिल्क का। किसी की दिलचस्पी नहीं है सियासत में। अच्छा सर, आपके पास तकरीबन 15 से ज़ायद वजारतें आपके पास रही और अब फाइनली आपके पास दाखिला की वजारत है। बहुत सारे वज़ीर आज़म के साथ आपने काम किया, किस वज़ीर आज़म का अंदाज़ आपको सबसे मुख्तलिफ लगा और सबसे अच्छा लगा? हर वज़ीर आज़म का अंदाज़ मुख्तलिफ था। मुशर्रफ एक डिफरेंट आदमी था, जुनेजो एक डिफरेंट आदमी था, जमाली साहब एक डिफरेंट आदमी थे, शुजात तो घर की बात थी, इमरान खान एक डिफरेंट आदमी है। हर एक का प्राइम मिनिस्टर का इमरान खान ज़्यादा टाइम देता है, ज़्यादा वर्क करता है, हार्ड वर्क करता है। बाकी लोग इतने हार्ड वर्क नहीं करते थे, इतने बड़े क्राइसिस नहीं थे जो इस बार, क्योंकि ख़जाने को लूटा इन चोरों डाकुओं ने इतना कि इमरान खान को काफ़ी ख़जाने के फिनांस के मिसाइल आए, इसलिए ही वक्त हार्ड। पुराने प्राइम मिनिस्टर तो महीना निकलते ही नहीं थे, 2-2 महीने बाद कैबिनेट मीटिंग होती थी, यहाँ हर मंगल को होती है। परवेज़ मुशर्रफ के साथ, नवाज शरीफ के साथ भी आपने काम किया, एक सियासी रहनुमा के साथ और एक सियासी इत्तेहाद के तौर पर उनके साथ बैठना एक अलग इशू होता है, एक अलग चीज़ होती है। कभी दोस्ताना माहौल में आपकी उनके साथ? मेरी मुशर्रफ के साथ दोस्ताना माहौल था बिल्कुल। तो कुछ यादगार उनकी? मैं रात को सूटा लगाते थे, सिगार पीते थे, वो मौसीकी का भी शौकीन था, वो हारमोनियम बहुत अच्छी बजाते थे और गा भी लेते थे थोड़ा बहुत। उनका ख्याल था वो अच्छा गा लेते हैं, हालांकि मैं उनको कहता था हारमोनियम आप ठीक बजा लेते हैं, तो आवाज़ आपकी गुजारे लायक ही है। कभी आपने कुछ गुनगुनाया? नहीं, मैंने जो काम मुझे आता नहीं वो नहीं करता, लेकिन यह है कि मुशर्रफ के साथ को जब सूटा लगाता था तो वो हारमोनियम के साथ गाता था। ठीक है आसिया ज़रा साथ ही मौजूद रहिए। शेख साहब से अभी हमने और भी बातें करनी है, वैसे तो दिल नहीं कर रहा लेकिन ब्रेक लेनी भी ज़रूरी है अकबर। ब्रेक के बाद भी शेख साहब ही होंगे, ब्रेक के बाद भी शेख साहब, ब्रेक के बाद भी शेख साहब हमारे साथ होंगे। शेख साहब आज हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे हमने मज़े की बातें करनी है। तो आसिया साथ ही रहिए, शेख साहब को साथ रखिए। हमारे नाजरीन आप भी हमारे साथ ही मौजूद रहिए क्योंकि हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक से वापस आएंगे तो एक मरतबा फिर से चलेंगे शेख साहब की कुछ खट्टी मीठी बातें सुनने के लिए।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। हमारे साथ शेख रशीद साहब मौजूद हैं जो कि हमारी नुमाइंदा आसिया कौसर के थ्रू हमारे नाजरीन से ज़रा चटपटी सी बातें करें। और क्योंकि शेख साहब के पास वक्त ज़रा कम होता है, हमने सोचा था कि थोड़ा सा ज़रा सुन लेंगे कुछ मौसीकी, लेकिन पहले शेख साहब से ही बात कर लेते हैं, उसके बाद आके इन बच्चियों से सुनेंगे। तो आसिया, ओवर टू यू, ज़रा पूछिए शेख साहब से मजीद क्या वो हमारे नाजरीन के साथ शेयर करेंगे। सियासत के हवाले से भी ज़रा पूछना ज़रूरी है, उनका दौरा कैसा गुजरा। एग्जैक्टली। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से हम शेख रशीद साहब से गुफ्तगू करेंगे। अच्छा सर, आपको मौजूदा हुकूमत में 3 साल होने को हैं और आप इससे कबल जो हैं वो वज़ीर रेलवे ले, बड़ा अच्छा आपने वहाँ पर भी काम किया। वज़ारत दाखिला आपके पास है और बहुत सारी नई तब्दीलियाँ और बहुत सारी अचीवमेंट जो हैं वो दाखिला में भी नज़र आ रही हैं। इस सारे टेन्योर में कभी ऐसा हुआ हो कि इमरान खान साहब आपके साथ कभी उन्होंने किसी बात पे खफगी का इजहार किया हो? नहीं, अल्लाह उसका भला करे, कभी नहीं। मैं कोई देखिए ना, मेरी ये मिनिस्ट्री ऐसी है कि वो इमरान खान के फैसले के बगैर नहीं चल सकती। सो मोस्टली फैसले जो हैं वो इमरान खान की अप्रूवल से होते हैं। ये नहीं हो सकता कि मैं तनहा फैसले कर रहा हूँ। बिल्कुल सर। काबीना के इजलास होते हैं, अंदरूनी कहानियाँ अमूमन सामने आती हैं जिसमें इमरान खान साहब जो हैं वो वज़रा को तनकीद का भी निशाना बनाते हैं। जब वो किसी पर तनकीद करते हैं, किसी भी वज़ीर पर, तो उनका अंदाज़ किस तरह का होता है? नहीं, सलीके और तरीके से समझाते हैं, कोई इतना हार्श नहीं होता। अच्छा सर, एक मजाक का सवाल कि अगर एक कश्ती पर 3 लोग सवार हैं, शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो, तो आप तीनों में से किसको बचाएंगे? और वो डूब रहे हैं। देखिए, इंसानियत के नाते में तो मैं तीनों को बचाऊंगा, लेकिन मेरी सियासत की कश्ती और डूबती है तो तीनों की डूब जाए। अच्छा सर, अक्सर आप कहते हैं कि शहबाज शरीफ भी आपकी पार्टी के आदमी हैं और बतौर सियासी कारकुन सियासत में शहबाज शरीफ का आप मुस्तकबिल क्या देखते हैं कि आगे उनका क्या फ्यूचर होगा? कुछ कह नहीं सकता अभी 2-3 महीने बाद, 2 महीनों बाद तबसरा करूँगा। अंदर से तो मेरी पार्टी का ही बंदा है। सर, उस्मान बुज़दार साहब को पंजाब का जो है वो वज़ीर आला बनाया गया है काबीना के, और इवन पीटीआई के अंदर से भी ये आवाज़ें उठती हैं कि शायद वो इसके अहल नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद 3 साल लगा लिए हैं, लोग कहते हैं अहल नहीं है। यहाँ हम 14-14, 16-16 महीने में, भाई इमरान खान उसके साथ है तो हम उसके साथ हैं। सर, ज़िमनी इलेक्शन जब हुए तो उसमें जो है वो पीटीआई का एक मकबूलियत का जो ग्राफ था वो गिरता हुआ देखा गया। वोटें तो उन्होंने ज़्यादा ली आगे से, लेकिन ऑफ कोर्स के इलेक्शन कैंडिडेट का फ़ैसला, ख़ुद इमरान खान कहते हैं कि मैं कैंडिडेट का फ़ैसला ठीक नहीं कर सका। और डस्का को जो ज़्यादा मिला, डस्का पहले उनकी 40-50 हज़ार की लीड थी, लेकिन 20 हज़ार से ज़्यादा लीड कवर नहीं होती कभी, ये हर सियासतदान याद रखे। 40 हज़ार 50 हज़ार लीड का मतलब ये था कि वो उनका हल्का था। सर, क्या समझते हैं कि महंगाई जो है वो, उसकी वजह से महंगाई की जो भी सूरत हाल चल रही है, अगला इलेक्शन कितना मुश्किल हो सकता है? इलेक्शन तो हर मुश्किल होता है जी, वोट मांगना कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। ऐसी टीवी पे लगे होते हैं, ये उससे पूछे जो जाके गली मोहल्ले में वोट मांग रहा होता है। दुनिया में बड़ा मुश्किल काम है वोट मांगना। तो महंगाई पर अगर हम ऑफ कोर्स लोगों को राज़ी करेंगे कि क्यों हुई, कि उन चोरों की वजह से हुई। आज मैं ईद शो ही रहने देना चाहता हूँ, बजाय डाकुओं और चोरों का नाम लूँ जिनकी वजह से महंगाई तो कोई बजट में बड़ा रिलीफ कहते हैं। शौकत तरीन कह रहा है दूंगा, देना चाहिए, गरीबों की तनख्वाहें बढ़नी चाहिए। सर, आजकल एक असद उमर साहब की एक बयान पर भी काफ़ी ज़्यादा वो तबसरा हो रहा है, आप समझ गए होंगे कि असम्बलियाँ तोड़ने के हवाले से, तो क्या वाकई कोई इस नहेज तक गवर्नमेंट पहुँच गई? इमरान खान को जो लोग सादा समझते हैं ना, वो खुद बड़े सादा है। इमरान खान इतना सादा आदमी नहीं है जितनी अपोजिशन और बाज़ लोग और बाज़ तबसरा निगार उसको सादा समझते हैं। वो टिका के टाइम लगाएगा और लोगों को वो गुश्ते बदलना कर देगा। फैसला करने के बारे में वो भी ताश जो है छाती के साथ लगा के खेलता है। वो दौर चला गया जब इमरान खान हर चीज़ शेयर करता था। सो ये नहीं मैं समझता कि वो क्यों तोड़ेगा जी असम्बलियाँ, मेरा नहीं ख्याल वो असम्बलियाँ तोड़ेगा। नवाज शरीफ के पासपोर्ट के हवाले से अगर हम बात करें तो क्या वो तो ख़त्म हो गई डेट उसकी, तो अगर उसने पाकिस्तान आना हो तो उसको परमिट मिल सकता है बस। क्या समझते हैं कि नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, मेरा नहीं। मैं अपनी राय दे रहा हूँ बीइंग ए पॉलिटिकल वर्कर, मैं नहीं उसको पाकिस्तान में आता हुआ देख रहा। तो डिपोर्ट करवाने के लिए कोई स्ट्रेटजी कोशिश तो कर रहे हैं, पर शहजाद अकबर इसको डील करते हैं, वो लगे हुए हैं। सर, एक अरसा आपकी एक उम्र जो है वो सियासत में गुजर गई, सबसे खूबसूरत टेन्योर आपको कौन सा लगता है अपनी सियासत का? और अगर हम इन दोनों चीज़ों को लिंक करें कि सियासत भी और ईद भी, तो जहां आपको कोई ऐसा मोमेंट जहां आपको दोनों खुशियां एक साथ
महसूस हुई और आपने खुलकर जो है वो आपको खुशी हुई और आपने इंजॉय किया हो, क्या ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट है? एक्चुअली तो ये अचीवमेंट मैंने मुशर्रफ के साथ खाना काबा की छत पे नमाज़ पढ़ के हासिल की। रोज़ा रसूल तो मैं सबके साथ गया था, अल्लाह से दुआ है कि रोज़ा रसूल का दरवाज़ा खुले। लेकिन मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी ये थी कि मैं काबे की अंदर से जो सीढ़ी जाती है जन्नत का दरवाज़ा, उसमें से काबे की छत में, तो वो जो 4 आदमी गए था, आदमी मुशर्रफ ने मुझे सिलेक्ट किया, तो मुझे अच्छा लगा। कोई दिल की ऐसी ख्वाहिश जो अब भी बाकी हो और आप चाह रहे हो? कोई ख्वाहिश नहीं, शुक्र है उसका। सर आखिरी सवाल, कोई बचपन का एक छोटा सा मुख्तसर सा अपनी शरारत का कोई किस्सा जो आप शेयर करना चाहते हो? इतनी शरारतें की हैं, अब कौन कौन सी शरारत तुझे सुनाऊं? मुझे पता है ना कि मैं तो शरारत कहें क्या कहेंगे, मोहल्ले में गोलियां शोलियां खेलते थे तो मैं उठा लेता था, मैं उनको कहता था बुरा है ये है, लेकिन घर आके मैं खुद खेलता था। और जो लाल हवेली है, लास्टली मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसकी जो कहने को तो ये तवाइफ थी, डांसर थी, लेकिन वो बड़ी अजीम औरत थी। वो सिगरेट पीती थी 3 कैसल का उस वक्त, लेकिन वो डब्बी बिछा के मेरे लिए रखती थी। मैं स्कूल से आता था तो मैं भी उसका मुंतज़िर होता था, वो भी मुझे मुंतज़िर होती थी। कोई शरारत जिससे वालदा पे से आपको बहुत ज़्यादा डांट पड़ी हो, कोई ऐसी शरारत? वालदा से डांट शांट, मैं रात को ज़रा थोड़ा देर आने का था, माँ जो हमारे घर में मगरब की अज़ान के साथ दरवाजे बंद हो जाते थे, तो एक दिन 14 अगस्त की रात को मैं लेट पहुंचा, तो पहली दफ़ा मुझे सब ने मिल के मारा। बस पे आया, बस लेट हो गई, तो सारे घर वाले दरवाजे में बैठे इंतज़ार कर रहे थे। तो हमारे महल्ले ऐसे हैं कि शाम को अब नहीं, अब तो सबके घरों में एसी है, उस वक्त चारपाइयाँ भी बाहर रखते थे नलके के इर्द गिर्द गली में के लाल हवेली के साथ, तो बड़ी देर तक थड़ों पे गप लगती रहती थी। अब तो वो थड़े भी तोड़ दिए, तो फिर इन्होंने सारे घर वालों ने मिल के मुझे मारा, क्योंकि मैं इतना लेट हो गया था। किसी ने पूछा ही नहीं कि बस ही नहीं मिल रही थी, इतनी रश थी 14 अगस्त को वापसी की, और बिना पूछे आपको बस सारे पड़ गए। बहुत शुक्रिया। शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे, आज हमने उनके साथ गुफ्तगू की और आपने उनके बचपन की यादें भी सुनी, आपने उनकी जवानी के किस्से भी सुने, उनके सियासी कैरियर का पर भी उन्होंने रोशनी डाली। हम एक दफ़ा फिर से शेख रशीद साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सो मच सर। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिया। शेख रशीद साहब से जो बातें हुई, इतनी इंटरेस्टिंग बातें होती हैं हमेशा, शायद दिल नहीं करता कि शेख साहब की बातें ख़त्म हो, और हमने उसमें थोड़ा सा खलल पजीर हुए, हम उसमें खललंदाज हुए उन बातों के अंदर। बहुत माजरत, नाज़रीन भी बुरा मना रहे होंगे, लेकिन उससे भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं हमारे पास। बिल्कुल हैं, और आज हम जरा एक्सप्रेशंस की ज़्यादा बात करें। हमारे साथ 2 एक्सप्रेशंस क्वीन बैठी हुई हैं, लेकिन शेख साहब की भी एक्सप्रेशंस किसी से कम नहीं होते हैं। जो बात उन्होंने नहीं कहनी होती ना, वो ऐसे यूं करके वो कह देते हैं। कहना चाह रही हूं क्वीन, तो ऑब्वियसली नहीं आप उन्हें कह रही होंगी। एक्सप्रेशन किंग है शेख साहब। एक्सप्रेशंस किंग है। आपको लगता है कि नहीं है? नहीं, आप माने कि वो ना कह के भी ऐसी बात कह जाते हैं। बड़े जबरदस्त आदमी है, मैं तो मतलब इतने हरफन मौला हैं और इतनी हर तरह की वो जो बातें, नहीं होते उनकी बातें सुनते हुए। बिल्कुल। तो आसिया कौसर उनके साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया आसिया। अब वापस आ जाते हैं जनाब, हमारी जो छोटी छोटी सी 2 मेगा सिंगर्स हमारे साथ बैठी हुई हैं ना, उनसे सुनने के लिए क्या सुनने का दिल कर रहा है? वैसे मेरा दिल कर रहा है कि हम भी कुछ फरमाइश ना कर लें, कुछ सुन लें। तू कुजा मन कुजा बड़ा मुझे पसंद है, तो अगर आप वो सुना दें बरीना। तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू अमीरे हरम मैं फ़कीरे अजम, तू अमीरे हरम मैं फ़कीरे अजम, तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब, तू अता ही अता, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। बरीना की आवाज़ जो है ना, वो क्लासिकल गाने जो होते हैं या क्लासिकल कोई भी कलाम हो, उस पे बहुत ज़्यादा सूट करती है। या आम फहम जुबान में बात की जाए, मैं अपनी बात करूं तो जो मुश्किल होता है गाना, वो बहुत आसानी से गा लेती है। एग्जैक्टली, ऐसे फ्लॉलेस होकर ये गाती है माशाल्लाह से। तो हम फिज़ा से भी रिक्वेस्ट करते हैं, फिज़ा आप रिक्वेस्ट करें, फिज़ा से क्या सुनना चाहेंगे आप?
अब फिजा इतनी छोटी है ना, समझ नहीं आता कि इसको कौन सा गाना आता होगा। मैंने भी पूछे थे एक दो, वो उसने सुने नहीं हुए अभी। ऑब्वियसली अभी उतनी हेयरिंग नहीं है उसकी, उतना उसने सुना नहीं हुआ, लेकिन कुछ भी फिजा कोई अच्छा सा, कोई ऐसा जरा मूड और ज़बरदस्त हो जाए। पहले भी बहुत ज़बरदस्त है वैसे तो आपके गाने सुन के। सरला मका से तलब हुई सुए मुंतहा वो चले नबी, कोई हद है उनके उरूज की, कोई हद है उनके उरूज की, बलगल बेकमाल ही, कोई हद है उनकी उरूज की। माशाल्लाह आप दोनों, मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है, माशाल्लाह मैं सिर्फ कहूँगी खूबसूरत कलाम और इतने ज़बरदस्त तुम दोनों ने गाए, फिजा ने और बरीना ने, बहुत ही ज़बरदस्त। और अल्लाह ताला मज़ीद इस ज़ुबान में, इस गले में खुशहाली शीरीनी अता करे। बिल्कुल बिल्कुल, ज़्यादा आपको और आगे आप कामयाब हो ज़िंदगी भर, और ये दुआएं ऑल द वेरी बेस्ट आप दोनों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए। जी नाज़रीन, ये दोनों बच्चियाँ अब जो है इनको खुदाफिज हम कहते हैं, लेकिन हमारी ट्रांसमिशन अभी जारी है और कुछ मज़ीद हमारे पास मेहमान हैं जिनसे हमें आपकी मुलाकात करवानी है। तो एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपकी मुलाकात करवाएंगे अपने दीगर मेहमानों से। GNN ईद ट्रांसमिशन में वेलकम बैक। अब कुछ बात कर लेते हैं सेहत की। अब हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद होंगी उनका ताल्लुक है तिब के शोबे से, और उन्हें एक अवार्ड मिला बेहतरीन खिदमात पर, ग्लोबल हीरोज़ की फहरिस्त में उन्हें शामिल किया और बड़ा ज़रूरी है इस तरह के लोगों को हम अपने शो में शामिल करें, क्योंकि इनको अगर शामिल ना किया तो मुझे लगता है हम ज़्यादती कर देंगे। हम तमाम शोबाए ज़िंदगी से लोगों को शामिल कर रहे हैं, तो ये वो लोग हैं जो इस वक्त हमारे लिए हीरोज़ की हैसियत रखते हैं, अपनी ज़िंदगियों को ख़तरे में डालकर। इनसे बड़ा हीरो इस दुनिया में कोई नहीं है, कोई नहीं है। और ये सिर्फ या पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में लोग खड़े होकर इनको सलाम करते हैं कि भाई ये लोग अपनी जानों की परवाह नहीं कर रहे हैं। तो डॉक्टर सीमी जमाली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MS हैं जिन्ना अस्पताल कराची की। तो उनसे हम बात करते हैं कि एक डॉक्टर की ज़िंदगी ईद के मौके पर किस तरह से होती है। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। एक डॉक्टर, और वो भी एक ऐसा डॉक्टर जिसके ज़िम्मे पूरा अस्पताल है, उसका इंतज़ाम है, उसका ईद का दिन कैसा गुजरता है? अस्सलाम वालेकुम और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। मेरे ख़्याल में तो ईद का दिन, इस दफ़ा तो ईद जो है ईद जैसी ईद ही नहीं है। हमारे पूरी दुनिया के अंदर एक वबा फैली हुई है जिसको कोविड-19 कहा जाता है, और इस वबा ने पूरी दुनिया में ज़िंदगी का तौर तरीका ही बदल दिया। ना हम लोगों की खुशी में शामिल हो सकते हैं, ना उनकी रंजिश में शामिल हो सकते हैं। मेरा ख़्याल में ईद जो है इस दफ़ा बहुत मुख्तलिफ है। ईद वैसी ईद ही नहीं है जो होनी चाहिए थी, और अल्लाह करे कि वो घड़ियाँ फिर आएँ दुनिया में, लोग खुशी के साथ एक दूसरे से मिलें। और मगर इसका तरीक़ाकार अल्लाह मियाँ ने हमें बता दिया है, और हमने ये सीख लिया है साइंटिफिक तरीक़ों से कि क्या करना चाहिए। ये कोविड का ज़माना है, इसमें आप लोगों को एक दूसरे के साथ मेल मिलाप नहीं करना चाहिए, क्राउड्स में एक्यूमुलेट ना हो, क्राउड्स जमा ना हो एक जगह पर, अपने एक दूसरे के साथ फासला रखें, हाथों को बार बार धोइए, और गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें। और दूसरी बात यह है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है अब, कि आपको वैक्सीनेट कराना चाहिए। अगर आप उम्र के उस हिस्से में हैं जहां आपको वैक्सीनेशन के लिए कोड्स मिल गए हैं और आप वैक्सीनेट करा सकते हैं, तो फिर आपको अपने आप को ज़रूर वैक्सीनेट कराना चाहिए। 70 से 80% लोग हमारे मुल्क में वैक्सीनेट हो जाएं तो इंशाल्लाह इस कोविड से हर्ड इम्यूनिटी पैदा हो जाएगी, और हमें इससे किसी न किसी तौर पर निजात हासिल होगी। जो आप लोगों का प्रोफेशन है, जो डॉक्टर्स का, और जितनी इनकी जो प्रोफेशनल इनका जिस तरह से दिन गुजरता है, रूटीन होती है, बहुत हेक्टिक होता है। तो ये एक डॉक्टर के लिए कितना मुश्किल होता है अपनी प्रोफेशनल लाइफ और अपनी पर्सनल लाइफ में बैलेंस मेंटेन करना? देखिए, वैसे तो बैलेंस करना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स हैं वो अपने घर को भी उतना ही टाइम दे सकते हैं जितना कि अपने प्रोफेशन को देना पड़ता है। लेकिन अगर आपने ये तय कर ही लिया है कि आपने ऐसा प्रोफेशन चूज़ किया है जिस पर हर चीज़ को हमें जिस पे फ़ौक़ियत देनी पड़ती है, चाहे आपके अपने घर के मैटर्स हों चाहे कुछ और हो, तो फिर मेरे ख़्याल में आपका प्रोफेशन जो है अपनी ज़ाती ज़िंदगी से ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इस वक्त भी हम लोग सब ड्यूटी पर बैठे हुए हैं, हमारा सारा अमला ड्यूटी पर मौजूद है, और आप देखेंगे कि ज़्यादातर लोग जो हैं खुश असलूबी से ही अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। किसी ने ये नहीं कहा कि जी आज ईद का मौका है तो हम ड्यूटी नहीं करेंगे, या किसी को ये वो नहीं है कि हमने ईद का
दिन जो है ज़ाया कर दिया। मेरे ख्याल में इसको पॉजिटिवली देखना चाहिए और हमें ये समझना चाहिए कि जिसने एक इंसान की मदद की, गोया उसने पूरी इंसानियत की मदद कर दी। और मेरे ख्याल में हमें इसको पॉजिटिव एंगल से देखना चाहिए, क्योंकि अगर हम ही घर बैठ जाएंगे तो फिर काम कौन करेगा। और इस वक्त हमारे मुल्क को, हमारी कौम को हमारी ज़रूरत है। और जिस तरह फ़ौज हर वक्त आप देखें बॉर्डर्स पे खड़ी रहती है, हर वक्त अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही थी। ईद, बकरा ईद, सर्दी, गर्मी, कोई मौसम उनके लिए कोई फ़र्क नहीं करता, तो वो हर वक्त अपनी ड्यूटी पर मौजूद रहते हैं। वो ये नहीं कह देते कि आज छुट्टी का दिन है तो हम ड्यूटी पर नहीं आएंगे। इसी तरह एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, पुलिस हुई, रेंजर्स हुई, और इस तरह इस दफ़ा हमारी जिम्मेदारी है तो हमें उसको निभाना ही होगा। बिल्कुल ऐसे ही सही कह रही हैं आप। और मैं तो अकबर कहूँगी कि इस वक्त जो डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ हॉस्पिटल्स में मौजूद हैं कोरोना वबा के दौरान, वो लोग जिहाद कर रहे हैं, सुपर हीरोज डायरेक्टली। वो तो जन्नत का टिकट कटवा रहे हैं लोगों की मदद करके। तो आखिरी सवाल जो है उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी डॉक्टर साहिबा कि कोरोना की अब तीसरी लहर है और ये हमें नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा डेंजरस हो चुकी है। इस वक्त इंडिया में क्या सिचुएशन है वो भी हमारे सामने है, लेकिन उसके बावजूद अफसोस के साथ ही कहना पड़ता है कि अक्सर शहरी जो हैं कोरोना को अब भी संजीदा नहीं ले रहे हैं। ज़रा आप एक मरतबा फिर से, पहले भी हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते रहे हैं कि आप लोगों को बताएं, लेकिन एक मरतबा फिर से ज़रा रिक्वेस्ट करें, बताएं लोगों को कि कितना ज़रूरी है घरों में रहना, इस वबा से बचना है। तो घर पर जो है रहकर किस तरह से हम महफूज रह सकते हैं इस वबा से? देखिए, इस वक्त तो घर पर रहना ही सिर्फ ज़रूरी है। हम आपके लिए बाहर खड़े, तो आप हमारी खातिर और अपने ख़ानदान की खातिर अपने घरों में रहिए। ये तो मेरा आप सबको पैगाम है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप घर पे रह भी जाएंगे एक दफ़ा तो कोई हरज नहीं। अच्छा, अपनी फैमिली के साथ ये ईद गुजार लें, अपने घर वालों के साथ गुजारिए और अपने बच्चों के साथ गुजारें। मेरे ख्याल में इससे बहुत फ़ायदा रहेगा सब लोगों को, क्योंकि हम अपने घरों से निकले हुए हैं आप लोगों की खातिर। तो आप हमारी खातिर और अपनी खातिर अपने घरों में रहिए। चलें, दुआ करते हैं आपकी बात लोगों के दिल में उतर जाए। अच्छा, पिछले साल भी मैडम ये जो छोटी ईद थी तब भी कोरोना वबा थी और इस बार भी वही सूरत हाल है। तो तिब्बी अमला जो है वो मरीजों की सेहतयाबी के लिए हर वक्त वहाँ पे हॉस्पिटल्स में है और वो साथ साथ उनके मतलब इतने एक्सपोज्ड है वो। तो इस सूरत हाल में मेरे ज़हन में ये आता है कि फ्रंट लाइन वर्कर्स अपनी सेहत का ख्याल रखें, बड़ा मुश्किल हो जाता होगा। देखिए, ये तो मैं क्या कहूँ कि फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं, जिसमें डॉक्टर्स भी हैं, नर्सेज भी हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, उनको अपनी सेहत की इतनी परवाह नहीं होती। आप हमारे हस्पताल में देख लें, जितने भी डॉक्टर्स हैं सारे काम करें। छोटे मोटे मर्ज तो इस उम्र में सभी को हो जाते हैं। और स्ट्रेस जो है एक ऐसा एलिमेंट है जो इस वक्त सारी दुनिया में डिप्रेशन और स्ट्रेस का बड़ा एलिमेंट हो गया, क्योंकि 2-1.5 साल से हम लोग यही देख रहे हैं कि कोविड। ईद 1 या 2 ईदें गुजर गई, इसी तरह क्रिसमस हुआ तो वो गुजर गया, कोई और त्यौहार आया तो वो गुजर गया। अब अल्लाह से दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह मियाँ कुछ बेहतरी कर दे सब के लिए, और कहीं ये जो वायरस है कहीं सहरा बुर्द हो जाए, ज़मीन बुर्द हो जाए, कुछ हो जाए कि ये हमारी दुनिया को छोड़कर चला जाए और अब निजात हो हमें इससे, और हमारे जो गुनाह हैं वो अल्लाह ताला माफ़ कर दे। मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ, इसलिए कि अब वो वक्त आ गया कि लोगों में एक फटीग सी भी हो गई है। लोग टायर्ड आउट हो गए कि ये सिलसिला ख़त्म होने वाला सिलसिला हो गया। इसीलिए मैं बार बार ये ज़ोर देती हूँ कि लोग अगर समाजी फ़ासला रखेंगे, गैर ज़रूरी तौर पर इज्तिमात में नहीं जाएंगे, और इज्तिमात करने की इस वक्त भी नहीं है हमें, और इज्तिमात किसी किस्म के भी, चाहे वो पॉलिटिकल हों, चाहे वो रिलीजियस हों, चाहे वो किसी भी तौर के इज्तिमात हों, और या शादी ब्याह हों, अगर सादगी से भी कुछ कर लेंगे तो कोई हरज नहीं है। इस 1-2 साल के अंदर अगर हम ये काम कर लें तो मेरा ख्याल में अगले कई सालों में हमें फ़ायदा रहेगा और इंशाल्लाह ये वायरस दुनिया से ख़त्म हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सीमी जमाली साहबा हमारे साथ मौजूद थी और उनसे बात करके हमेशा इसलिए अच्छा लगता है कि बड़ी पॉजिटिव रहती हैं और हमेशा ये कोशिश करती हैं कि पॉजिटिविटी के साथ ही बात की जाए, ताकि लोग जो सुनने वाले हैं वो मज़ीद डिप्रेशन में ना चले जाएं। और बड़ी अच्छी एक और बात सुनने वाले समझ भी जाएं, मुझे तो ये फटीग हो गई अब लोगों के अंदर, बिल्कुल इसमें कोई शक थक गए नहीं हैं लोग वाकई में। लेकिन एक बात याद रखनी ज़रूरी है कि ये हमारे अपने हाथ में है, आप लोगों के अपने हाथ में है। 10 से 15 दिन का, 20 दिन का जो लॉकडाउन लगा है उसमें हम अपने घरों के अंदर हैं, सिर्फ ये 10 से 15 दिन, तो मेरे ख्याल से बहुत बेहतर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा। जिस तरह से पहली लहर की बात सूरत हाल थी कि पूरी दुनिया में बात की जाती है, खत्ते में इस वक्त ये जो वायरस अपनी शक्ल चेंज कर रहा है नाज़रीन, उसकी वजह से सेकंड वेव गुजर गई थी बचत के साथ, लेकिन ये वेरिएंट बहुत खतरनाक है और खुदा ना करे इससे भी ज़्यादा मोहलिक वेरिएंट्स आ सकते हैं पाकिस्तान में, क्योंकि दुनिया में वो एग्जिस्ट करते हैं।
एहतियात से ही सिर्फ बचा जा सकता है। बिल्कुल ऐसे ही, और अपना ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोरोना SOPs पर फॉलो करें, लॉकडाउन का ख्याल करें, और इसके साथ साथ ज़रा हमसे ये भी बार बार पूछा जाता है कि ईद वाले दिन ऑफिस कौन जाता है। मतलब मुझसे तो अक्सर लोग पूछते हैं, आपसे पूछते हैं ये? हाँ, वो आप तो खैर खानदान में तो कोई नहीं पूछता, उन सबको तो पता चल गया। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि एक फैमिली जिनके साथ सुबह जी, ये खुशनसीब लोग जो घर बैठ के देख रहे हैं, उन्हें चाहिए कि घर ही बैठें और प्लीज मेहमान ना बुलाएं घर पे, सिर्फ एक ईद गुजार लें। तो ये देखे ना, मेरी बात को इस तरह से काट के ना खत्म, सारा असर ही खत्म कर देते हैं। मैं ये कही थी कि ये हमारी फैमिली है, मैं इमोशनल मूवमेंट बनाना चाह रही थी, लेकिन आपने जो है ना कहा नहीं, लॉजिकल बात करते हैं। नहीं, मैं तो उनको कह रहा हूँ जी, हम तो यहाँ पे देखें ये सब फैमिली उधर बैठी हुई है, अभी जाके हमने उनसे ईद मिलनी नहीं है, दूर दूर से ही सिर्फ। और मैंने ईद लेनी भी है, वैसे मेरी ईद ही नहीं दी आपने, कहाँ भागे जा रहे हैं? क्लोजिंग कर देते हैं, कमाल हो गई है। मैं उम्र में छोटा हूँ आपसे। अच्छा, मुझे नहीं पता था। कुछ कह रहे हैं, वो देंगे। हमाद ये कह रहे हैं कि वो क्लोजिंग के बाद मुझे ईदी देते हैं। चले मैं जल्दी से अब क्लोजिंग कर देती हूँ, सो दैट मुझे ईदी मिले। बहुत बहुत एक मरतबा फिर से आपको ईद मुबारक। अपना ईद का दिन अच्छे से गुजारिए, घर में रहिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।